मैं भी सुकून से बैठूं। दूसरी बात ये, द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज दैट यू शुड एंजॉय एंड लर्न इन दिस कोर्स, दैट्स वेरी एसेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। नॉलेज से लर्न करें और एंजॉय करें। अगर आप ये दोनों चीज़ें करेंगे तो हम आपस में मिलकर कोर्स को बहुत अच्छा कर लेंगे। एंड देयर आर टाइम्स व्हेन आई एम लाइक पुशिंग यू कि भाई ये करो या वो करो, दैट्स करेक्ट, दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब, बट देन टुडे आई एम हियर मोटिवेटिंग यू कि आप कर लेंगे। मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, आप में से ज़्यादातर लोग कर लेंगे। रिमेंबर, गेटिंग एन A grade नीड्स लॉट ऑफ मेहनत एंड गेटिंग एन F grade ऑल्सो नीड्स मेहनत। ये भी आपको मैं बताऊँ एज अ टीचर। F grade, कोई भी उस्ताद अपने स्टूडेंट को F grade नहीं देना चाहता, वो मजबूर होता है जब तो F grade देता, ये मैं आपको बता दूं। और वो मजबूरी क्रिएट स्टूडेंट ही करता है कि बिल्कुल ही करें। इन द वर्स्ट केस सिनेरियो भी स्टूडेंट्स आते हैं नहीं कर पाते, तो हम उनको चांसेस देते हैं कि आप करें, मेहनत करें, कोशिश करें। लेकिन अपना, जहाँ तक रीडिंग की सर आपने बात की, एक सवाल किया कि रीडिंग आपको ज़्यादा लग रही है, तो उसको आप ब्रेकअप करें, थोड़ा थोड़ा पढ़ें। और एक चीज़, जब मैं जिस मोमेंट में आपको पढ़ा रहा हुआ करूँ ना, या जिस मोमेंट में आपको चीज़ पढ़ रहे हैं, तो फोकस खाली उस फ्रेम ऑफ माइंड पे ही रखें, उस चीज़ के ऊपर। यानी कि अगर मैं इसकी छोटी सी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूँ, दिस इज़ द एंटायर SPM, व्हेन यू रीडिंग दिस पॉइंट, तो आपका दिमाग खाली इतना होना चाहिए, इसके बारे में मत सोचें, ठीक है। जब आप इसके बारे में भी सोचेंगे तो होगा क्या कि you will lose focus at the main point that you are reading. That is exactly what you should be doing even in your lectures. When I am teaching, just focus on this point and don't focus elsewhere. खाली इस चीज़ के ऊपर अपना इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, इस चीज़ को आपने छोड़ देना। और रीडिंग आपको कंसिस्टेंटली करनी है, रट्टे तो मारने हैं नहीं, सारा कंसेप्चुअल है, आप देख चुके हैं। असाइनमेंट 2 जो है, इट गिव्स यू अ फील कि आपका मिड टर्म किस तरह का हो सकता है, ठीक है। असाइनमेंट 2, असाइनमेंट 3 विल इवन ऑल्सो गिव यू फील कि फर्दर किस तरह हो सकता है। आज मेरे पास बहुत काम है करने को, जिसमें मैंने टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट आपको शुरू करवाना, होपफुली मैं आज ख़त्म भी करा लूँगा। और मैंने प्रोजेक्ट्स की डिस्कशन भी करनी है, जो कि लास्ट टाइम मैंने पेंड कर दी थी। प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में कुछ लोग आके मुझसे अपना टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। एक आधे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैंने टाइम दिया है और उन्होंने टॉपिक एक थोड़ा सा ब्रॉड सा टॉपिक लेकर आए हैं वो, और उनको मैंने टॉपिक बना के भी दिया है, दो तीन स्टूडेंट्स को बना के भी दिया। लेकिन एक मेरी गुजारिश ये है कि अब इस टाइम पे, आज ब्रेक जब होगी तो चाय पानी में मत पड़िएगा, एक दूसरे से नो हाउ करें और अपने ग्रुप्स बनाएं। दैट्स वेरी एसेंशियल। फर्स्ट थिंग, आप, एक बंदा आ रहा है मेरे पास, मैंने ये प्रोजेक्ट करना, दूसरा आ रहा है, मैंने कहा बाद में वो मिल जाएंगे, तो यानी कि फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है। आप अपना ग्रुप इस टाइम पीरियड के ऊपर बना लीजिए कि हमने केस स्टडी का ये ग्रुप है, प्रोजेक्ट का ये ग्रुप है। ज़रा सा आगे चलते हैं। अनलाइक द प्रीवियस नॉलेज एरिया जो स्कोप मैनेजमेंट का है, एनी क्वेश्चन? अनलाइक द प्रीवियस नॉलेज एरिया जो स्कोप मैनेजमेंट का था, आज मैं आपको जो टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ उसकी अप्रोच को समझने की कोशिश करिएगा। टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाते हुए पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स एंड टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद रिवर्स बैक करके PMBOK पे लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि PMBOK क्या कहता है। यानी कि हम शुरू में PMBOK नहीं देखेंगे। तो क्विकली आपको ये बताता चलूं कि इस लेक्चर के बेस पे आपकी असाइनमेंट 3 आएगी और इसी लेक्चर के बेस पे आपका असाइनमेंट क्विज 2 भी हो सकता। इसके अलावा DLs वो याद रखें कि असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 उनके लिए अनकरीब अपलोड होने वाली है और उसका भी ताल्लुक इस लेक्चर से है। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशल एंड एन इम्पॉर्टेंट लेक्चर। एंड लकीली और अनलकीली फॉर यू, लेट मी टेल यू कि वी आर गोइंग टू बी वेरी मैथमेटिकल टुडे, राइट? Unlike the conceptual work, we will be very mathematical today. स्कोप एंड टाइम एंड रिसोर्स मैनेजमेंट अभी और हो सकता थोड़ा सा अगली क्लास में करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने मद्देनज़र रखनी है और याद रखनी है कि पिछली दफ़ा मैंने आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ़ाया था। जब आपने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पढ़ा तो मैंने आपको बताया था कि लीफ नोट्स के ऊपर आपके ब्रॉड टास्क्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं आप। टास्क आइडेंटिफिकेशन इस कॉन्सेप्ट का नाम है कि इन लीफ नोट्स पे आपने मज़ीद टास्क आइडेंटिफाई करने हैं। तो टास्क आइडेंटिफाई करते वक्त
जितने आप डिलीवरेबल्स, वर्क प्रोडक्ट्स, माइलस्टोन्स का ध्यान रख सकते हैं उतना रखिए। इसको जितना रिगरसली बना सकते हैं उतना रिगरसली बनाइए। इसको ये ना करिए कि आप इसको इसमें से एक चीज़ स्किप कर रहे हैं, दो चीज़ स्किप कर रहे हैं। ट्राई टू कीप इट एज रिगरस एज पॉसिबल। तीसरी चीज़ के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एनवायरनमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने टास्क आइडेंटिफाई करें। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इस काम को करने के लिए कोई SOP है, स्टैंडर्ड है, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में लिखा है, तो प्लीज़ उनको मद्देनज़र रखिएगा। इसी तरीके से जब मैं SOPs की बात कर रहा हूं तो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल SOPs दोनों को मद्देनजर रखना, क्योंकि ये काम इटसेल्फ एक फोरकास्टिंग है। आप यहाँ फोरकास्टिंग कर रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें फोरकास्टिंग करने से पहले। ये बॉक्स आपको यही कहता है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में SOP किसी तरह का मौजूद है तो स्टैंडर्ड्स की मदद दीजिए अपने टास्क आइडेंटिफाई करने के लिए। द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ कि आपको फोरकास्टिंग करनी है। तो फोरकास्टिंग टाइम कंज्यूमिंग होगी। किसी एम्प्लॉय को अंडर एस्टिमेट ना करिए फोरकास्टिंग करते वक्त, किसी को डीमोटिवेट ना करिए, और सवालात को मरहून मन्नत रखिए बनिस्बत जवाबात के। Right? Don't look for answers. Try to look for questions too. What happens if your scope is incorrect? If your scope is incorrect, your WBS is incorrect. It impacts your tasks. What happens if your tasks are incorrect or are impacted by WBS? The result is कि आपकी cost पे direct impact आएगा। आप important task को skip करेंगे, loosen कब करेंगे। इसलिए estimation करना itself एक बहुत बड़ा art है। अगर एक बंदा सही तरीके से एस्टिमेट कर सकता है तीन चीज़ों की, स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, तो ही कैन डेफिनेटली बी अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर। तीसरी चीज़ जो है उसमें आपने ये याद रखना है कि जब आप फोरकास्ट कर रहे हो तो जिस WBS के नोड के ऊपर आप टास्क को फोरकास्ट कर रहे हैं उस टास्क के स्पेशलिस्ट को आपने ज़रूर साथ बिठाना है। अगर आप HR वाले का कर रहे हैं तो HR को बिठाएं, फाइनेंस का है तो फाइनेंस को बिठाएं, इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग को बिठाएं, एंड सो फोर्थ। ठीक है जी। अब ज़रा हम लोग आगे जाने से पहले दो तीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। रिफाइनमेंट ऑफ टास्क का मतलब है कि मैंने ये एक टास्क लिया और मैंने इसको फर्दर रिफाइन करना शुरू कर दिया। राइट, आई कीप रिफाइनिंग दिस फर्दर। दिस इज नोन एज रिफाइनमेंट ऑफ टास्क, मीन्स यू गो डिटेल। स्केड्यूल क्या चीज़ है, इस पे बात कर लेते हैं। आइडियली स्केड्यूल के अंदर मिनिमम ये इंफॉर्मेशन ज़रूर होगी। सबसे पहले तो टास्क का नंबर होता है, फिर टास्क का उसके पास नेम ज़रूर होगा, प्रीडिसेसर टास्क ज़रूर डिफाइंड होगा कि प्रीडिसेसर टास्क क्या है, ये ज़रूर डिफाइंड होता है। द नेक्स्ट थिंग, उसकी ड्यूरेशन ज़रूर डिफाइंड होगी। द नेक्स्ट थिंग, स्टार्ट फ्रॉम, कब से स्टार्ट हो रहा है, एंड एट, कब एंड हो रहा, और रिसोर्स क्या है। ये तमाम इंफॉर्मेशन तो मिनिमम जब हमारे पास अवेलेबल होती है तो हम कहते हैं ये स्केड्यूल है, वरना हम कहते हैं स्केड्यूल एवं फजूल चीज़ है, स्केड्यूल नहीं है। मसलन अज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पास दो टास्क हैं, एक ABC, एक DEF, दो टास्क हैं, टास्क 1 और 2, एक है ABC, एक है DEF। आइए जी, दो टास्क है ABC और DEF। ABC का प्रीडिसेसर कोई नहीं है, DEF का प्रीडिसेसर है ABC, ड्यूरेशन 10 डेज है, 15 डेज है। तो ये कब, ये अगर स्टार्ट हो रहा है 1 जून 2012 को, तो ये ख़त्म कब होगा? 11 जून 2012 को ख़त्म होगा। ठीक है। रिसोर्स सपोज इसका अली है। अब अगर ये जो टास्क है ये इसका प्रीडिसेसर है, तो ये शुरू कब होगा? 12 जून को 2012 को शुरू होगा, और कब तक ख़त्म होगा? 27 जुलाई, तकरीबन 27 जुलाई 2012 को। और मैं कहता हूँ इसको हम परफॉर्म करेंगे कमर। ये स्केड्यूल है। क्या स्केड्यूल को किसी टूल में बनाना ज़रूरी है? बेहतर ये है कि आप MS प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा को यूज़ करें, लेकिन ये हरफ आखिर नहीं है और ना PMBOK आपको कहता। आप स्केड्यूल दीवार पे भी बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप इसको टूल में बनाएं। हाँ, अलबत्ता कुछ लोग एक्सेल में बनाते हैं, एक्सेल इज़ इक्वली गुड, आप उसमें बना सकते हैं, लेकिन उसको मेनटेन एंड मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है।
आपको डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स को मद्देनजर रखना है, जिनमें से मिनिमम आपको प्रेडिसेसर्स आइडेंटिफाई करने होते हैं स्केड्यूल के अंदर। स्केड्यूल क्या नहीं है? अगर मैं कहूँ कि मेरे पास आज 2 एक्टिविटीज़ थी, एक ये कि मैंने आज शाम की क्लास लेनी है, और दूसरी एक्टिविटी ये कि मेरी वाइफ ने मुझे कहा है कि घर वापसी जाते हुए मैंने दवाइयाँ लेनी हैं, तो ये 2 डिफरेंट टास्क जो मैंने परफॉर्म करने हैं, इनको आप स्केड्यूल नहीं कह सकते। क्यों? बिकॉज इन अ स्केड्यूल इट इज़ मैंडेटरी दैट 2 टास्क गो एंड अचीव अ सेम गोल, एक गोल अचीव करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्या प्रोजेक्ट स्केड्यूल हमेशा कोई स्पेसिफिक मॉडल या स्टैंडर्ड फॉलो करेगा? जी हाँ, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्टैंडर्ड है, कोई फॉर्मेट है, तो आप उसको फॉलो करें। स्केड्यूलिंग क्या प्लानिंग का पार्ट है या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का? बोथ, प्लानिंग का भी और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का भी। प्लानिंग में आपने स्केड्यूल को बनाया, ये डायग्राम याद रखिए, ये डायग्राम नहीं पीछा छोड़ने वाली। इस डायग्राम में मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोजेक्ट प्लान है, जिसके अंदर WBS भी है। कौन सा WBS है ये? CWBS। लेकिन हम PWBS बनाते हैं। इधर बेहतर है कि आप बनाएं, लेकिन फाइनलाइज नॉर्मली इधर होता है। जितना बेहतर आप जल्दी है PWBS बनाएं, उतना बेहतर है। इसी तरह जो आपका स्केड्यूल है वो भी आपके प्रोजेक्ट प्लान का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? क्योंकि स्केड्यूल डिपेंडेंट है इसके ऊपर और PWBS के ऊपर, और स्केड्यूल पे डिपेंडेंट है कॉस्ट, जिसको मैं आगे आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा। तो स्केड्यूल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि स्केड्यूल की मदद से ही आपने अपना टाइम, कॉस्ट और स्कोप तीनों को आगे जाके मैनेज करना। गॉन आर द डेज व्हेन वी वर यूज्ड टू डू क्वालिटेटिव मैनेजमेंट। अब हम क्वांटिटेटिव मैनेजमेंट की बात करेंगे आगे जाके। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का पार्ट क्यों है? क्योंकि स्केड्यूल शुरू से लेके एंड तक यूज करेंगे आप फॉर कंट्रोलिंग द प्रोजेक्ट। आपने अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करना इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ स्कोप। तो शुरू से लेके एंड तक जाएगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है? जी हाँ, बिल्कुल ये कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। स्केड्यूल्स, सब स्केड्यूल्स क्या चीज़ है? फर्ज करें यहाँ पे ये एक छोटा सा स्केड्यूल है। कमर जो है उन्होंने जो टास्क परफॉर्म करना था वो था ट्रेनिंग का। अब कमर ने ट्रेनिंग में 500 काम करने हैं, तो कमर क्या करेंगे कि एक सेपरेटली MS प्रोजेक्ट बेस्ड स्केड्यूल बना सकते हैं, एंड इन दैट पर्टिकुलर वो इसका सब स्केड्यूल होगा, इस मेन स्केड्यूल का सब स्केड्यूल होगा। अब ज़रूरी बात यह है कि कमर ये नहीं कर सकते कि इस डेट से पीछे की कोई काम करें या इस डेट का बाद का कोई काम करें, या उनके प्रोजेक्ट की ओवरऑल ड्यूरेशन या स्केड्यूल की ओवरऑल ड्यूरेशन 15 से ऊपर या नीचे एक्सीड करें, या इसके अलावा यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं उसके अलावा कोई रिसोर्स और यूज करें। ही कैन नॉट डू दैट। सो बेसिकली इफ आई एम मेकिंग द मेन स्केड्यूल एंड मिस गाजिया इज my manager, I am the project manager and she is for example the chief technical officer and she is making a agile method को पूरा ये देख रही हैं और इन्होंने रिलीजेस का पूरा स्केड्यूल बनाना है, तो जो टाइमलाइन मैंने डाली है और कंस्ट्रेंट्स मैंने डाले हैं उनके रहते हुए ही, उनके अंदर रहते हुए ही अपनी सब स्केड्यूलिंग कर सकती हैं। शी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। ओके, तो सब स्केड्यूल क्या है मैंने आपको ये बताया। स्केड्यूलिंग क्या मदद करती है? बहुत मदद करती है, लेकिन उन लोगों की जिनको स्केड्यूलिंग आती है, उन लोगों की नहीं जो खाली MS प्रोजेक्ट खोल के स्केड्यूल बना के बंद कर देते हैं और फिर कभी भी उसको दोबारा नहीं देखते, और ना ही उनको MS प्रोजेक्ट को यूज़ करना आता है फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग पर्पस। अगर आप में से किसी ने MS प्रोजेक्ट यूज़ भी किया होगा तो आप लोग करते ही होंगे कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड MS प्रोजेक्ट? Right. How many of you have done baselining in MS project? How many of you have done baselining in MS project? तो जो बाकी लोग MS project कर रहे हैं ना, उसको फाइल पे राइट माउस बटन क्लिक करें और डिलीट कर दें। Really? Because if you're not baselining in MS project means you don't know how to use MS project. Okay? Okay? Because अगर आप schedule खाली MS project में बना रहे हैं और बेस लाइनिंग नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि स्केड्यूल उधर बनाएं या वर्ड के अंदर बना लें या दीवार पे बनाएं, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, सो हम आगे जाके सीखेंगे कि किस तरीके से हमने करना। अब ज़रा थोड़ा सा आगे चलते हैं। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इट्स गोइंग टू बी बेटर इफ़ यू टेक आउट पेपर एंड एक पेपर आप निकाल लें, और पेपर निकालने के अलावा आपके पास एक पेंसिल अगर प्रेफरेबली है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास पेंसिल नहीं है तो
A pen is good enough. यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपकी एक्टिविटीज़, यही लिख रहा हूँ मैं एक्टिविटीज़। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ सबसे पहले PERT क्या चीज़ है, प्रोग्राम एवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, जिसको हम फेमसली कहते हैं, और उसके हम यूजेज के ऊपर भी बात करेंगे। PERT क्या PERT बनाने का तरीका क्या है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। मैं फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर ये टास्क आइडेंटिफाई किए हैं, ठीक है। फॉर द सेक ऑफ दिस क्लास मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट के अंदर ये टास्क आइडेंटिफाई किए हैं, राइट। अच्छा, अब मैंने टास्क आइडेंटिफाई किए A B C D E F G H I J, ये मैंने टास्क आइडेंटिफाई किए। अब एक ज़रूरी बात जो हो सकती है वो ये हो सकती है कि मैं कहूँ कि मुझे ये बताओ भाई प्रोजेक्ट की इस टास्क A की ड्यूरेशन क्या है, और मैं कहूँ 10 दिन। अगर मैं कहूँगा 10 दिन तो इट इज़ मोस्ट लाइकली कि ये जो 10 दिन है ये एक्यूरेट नहीं है इतना। तो मुझे करना क्या है कि मैं अगर चाहता हूँ कि मैं सही तौर पे अपनी एस्टिमेशन दूँ, तो मैं जो मेथड यूज़ करूँगा उसको कहते हैं 3 पॉइंट एस्टिमेट। 3 पॉइंट एस्टिमेट का जो मेथड है वो क्या करता है, वो इसको उठाता है, इसको उठाता है और इसको उठाता है, और फॉर्मूला यूज़ करता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ड्यूरेशन इज इक्वल्स टू ऑप्टिमिस्टिक प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइकली प्लस पेसिमिस्टिक डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला यूज़ करता। ऑप्टिमिस्टिक मसलन अगर मैंने एक्टिविटी A की ड्यूरेशन निकालनी है तो मैंने कहा ऑप्टिमिस्टिकली बेहतर हालात होते हुए मैं इसको 10 दिन में कर लूँगा, राइट। मोस्ट लाइकली आई विल बी एबल टू डू इट इन 22 days, एंड अगर इफ़ थिंग्स गो वेरी बैड तो भी मैं इसको 22 days में ही करूँगा। इसको मैं 6 से डिवाइड करता हूँ, कितना आ जाता है ये? कैन एनीबॉडी हेल्प मी विद दिस? क्या वैल्यू आ जाती है? आई थिंक इट शुड टर्न डाउन टू 20, ठीक है 20। अब ये था, मैंने किया क्या है, 3 पॉइंट एस्टिमेट से हेल्प क्या होती है, आपके स्केड्यूल को ये रिस्क फ्री कर देता। रिलेटिवली, मैं लफ्ज़ रिलेटिवली इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिलेटिवली रिस्क फ्री कर देगा। क्या 3 पॉइंट एस्टिमेट खाली टाइम के एस्टिमेट्स लेने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? नहीं, कॉस्ट के एस्टिमेट लेने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। सर नॉर्मली तो हम ये मार्कर 10 रुपये का बना लेंगे, मोस्ट लाइकली हम 10 रुपये का बना लेंगे। इन द वर्स्ट के सिनेरियो शायद 12 रुपये का बन जाए, और इन द बेस्ट के सिनेरियो सर ऐसे भी हो सकता है कि 9 रुपये में बन जाए। तो आपने क्या किया कि आपने 3 पॉइंट एस्टिमेट से रिस्क को केटर करते हुए अपने स्केड्यूल की ड्यूरेशंस निकाली हैं, ठीक है। नाउ हैविंग सेड सो, मैं कर ही रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से रब करता हूँ। मैं लिखता हूँ ड्यूरेशन, ये एक्टिविटीज़ इज द सेम थिंग एज टास्क्स, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके प्रेडेसेसर, विच इज़ पहले दूसरे तीसरे टास्क का कोई प्रेडेसेसर नहीं है। चौथे टास्क का प्रेडेसेसर है A, फिर BC, फिर BC, फिर BC, फिर C, फिर GH, फिर DE। जी, ऑल ऑन बोर्ड? एनी कंफ्यूजन? आई विल बी आस्किंग, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड बाय द फैक्ट कि मैं आपसे क्विक फीडबैक मांगूंगा, ठीक है। तो आपने मुझे बार बार बताना है, अगर कोई नहीं समझ आ रहा किसी को तो वहीं रोके, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे तो मैं तो चलता जा रहा हूँ, ठीक है, और आपको समझ नहीं आएगी, सही है। अब आप करेंगे कि इस 3 पॉइंट एस्टिमेट का फॉर्मूला यूज करते हुए इमीडिएटली सबसे पहले मुझे सारी की सारी ड्यूरेशंस निकाल के बताइए। जी, पहले की तो मैंने आपको निकाल दी, 20 आ रही है, अगले की निकालें। सो आप ज़रा B की निकालें, आप C की निकालें, आप D की निकालें, आप E की निकालें, आप F की निकालें, आप G की निकालें, आप H की निकालें, आप I की निकालें, ठीक है, ज़रा क्विकली, और बाकी लोग भी निकालें ज़रा। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक plus 4 into most likely plus pessimistic whole divided by 6. Come on, quick. 14 F की 14, great. E की 10, great. H की 11, great. B is 20, correct. जी? D की 15, great.
G की 4, ओके, C10, I and J की 8 और I cannot be 17. एक बात याद रखिएगा, अगर मैंने आपको पेपर में किसी प्रोजेक्ट की स्केड्यूलिंग करने को दे दिया और आपने इसमें एक गलती की तो फिर मुझे ना कहिएगा सर आपने 100 में से 0 क्यों दिया, क्योंकि उस गलती की वजह से सब्सिक्वेंटली आपकी तमाम चीज़ ख़राब हो जाएगी। ठीक है, सो आप ज़रा समझने की कोशिश करिएगा और आप ज़रा कैमरा जो है ना उसको फोकस रखिएगा। ठीक है, मैं आपको जो चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ उसे कहते हैं PERT। PERT इज सिनोनिमस एज PERT चार्ट नेटवर्क, या हम इसको ये भी कहते हैं कि नेटवर्क डायग्राम। मोर और लेस ये सारी की सारी एक ही चीज़ है। ठीक है जी, PERT जो है ये 2 तरीके से बनता है, एक्टिविटी ऑन नोड से और एक्टिविटी ऑन एज से। एक्टिविटी ऑन नोड एंड एक्टिविटी ऑन एज, ओके। एक्टिविटी ऑन नोड जो है ये मॉडर्न मेथड है। जितने सॉफ्टवेयर टूल्स हैं सच एज MS प्रोजेक्ट या प्राइमावेरा, वो इसी को यूज करते हैं। एक्टिविटी ऑन एज क्लासिकल मेथड है। दिस इज द क्लासिकल मेथड। जो आपका एक्टिविटी ऑन एज और एक्टिविटी ऑन नोड है, इनमें डिफरेंस क्या है मैं अभी बताता हूं आपको। लेकिन सबसे पहले जरूरी बात ये जानने वाली है कि हमने क्या करना है। जब भी मैं आपको इस कोर्स में PERT बनाने को कहूँगा तो आप इस मेथड को यूज़ करेंगे और पहले वाले को नहीं करेंगे। आप कहेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आपको एक्टिविटी ऑन एज समझ आ जाता है तो आपको एक्टिविटी ऑन नोड AON समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आपको एक्टिविटी ऑन नोड समझ आ गया तो एक्टिविटी ऑन एज आपको नहीं समझ आएगा somehow। ठीक है, PERT के कंटेंट्स क्या होते हैं इस डायग्राम के अंदर? इस डायग्राम के अंदर 3 चीजें होती हैं। पहला नोड्स होते हैं इसके अंदर, दूसरा एक्टिविटीज होती हैं और तीसरी चीज डमीज होती हैं। डमीज क्या हैं? डमीज प्रेजेंट करती हैं गैप, या डमी गैप का बहुत फॉर्मल टर्म हम कह सकते हैं, ये स्लैक प्रेजेंट करती हैं। गैप या स्लैक क्या चीज़ है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब मैं आपको बताने लगा हूँ एक्टिविटी ऑन नोड और एक्टिविटी ऑन एज में क्या फर्क है। एक्टिविटी ऑन नोड में एक्टिविटी का नाम, इधर एक्टिविटी का नाम क्या है? A। एक्टिविटी का नाम यहां लिखा जाता नोड के अंदर, और एक्टिविटी ऑन एज में इधर लिखा जाता है। इसको आप एज भी कह सकते हैं। ठीक है जी, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। अब कुछ रूल्स याद रखिएगा PERT बनाने के। PERT बनाने का रूल नंबर 1 क्या है? Two nodes can have maximum of 1 edge। यानी कि 2 नोड्स के बीच में एक एज अलाउड है। इन अदर वर्ड्स ये ठीक है, और अगर खुदा ना खास्ता ये बना तो ये गलत। ठीक है जी। दूसरा रूल क्या है? 1 स्टार्ट एंड 1 एंड। एक स्टार्ट है और एक एंड। क्या? एंड नोड। एक स्टार्ट और एक एंड नोड होगा आपकी PERT की डायग्राम का। PERT इज बेसिकली अ डायग्राम, एक डायग्राम है। रूल नंबर 3 इज इफ
rule 1 is violated, then insert dummy after analysis, यानी कि एनालिसिस करो और डमी इंसर्ट करो। क्वेश्चन इज कि सर हम एनालाइज किस तरह करें, थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा एनालाइज किस तरह से करें। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसकी रिकॉर्डिंग ठीक हो रही है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं इसकी पर चार्ट डायग्राम बनाने लगा हूं। जैसे मैंने कहा एक स्टार्ट होगा और एक स्टार्ट और एक एंड। ए बी और सी की जो तीनों एक्टिविटीज हैं, ए बी और सी की जो तीनों एक्टिविटीज हैं, इनका कोई प्रेडिसेसर नहीं है। इसका मतलब है ये आपकी स्टार्टिंग एक्टिविटीज हैं। ए जो है वो 20 डेज का है। ये बहुत क्लासिकल एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बी जो है वो भी 20 डेज का है, सी जो है ये 10 डेज का। ओके, एक्टिविटी डी का प्रीडिसेसर है ए। एक्टिविटी डी का प्रीडिसेसर ए है और डी जो है वो 15 दिन का। अगला आ गया एक्टिविटी ई, इसका प्रीडिसेसर है बी और सी। अब जरा देखिएगा गौर से, इज देयर अ प्रॉब्लम? इज देयर अ प्रॉब्लम? व्हाट इज द प्रॉब्लम? रूल 1 वायलेट हो गया। तो हम एक काम करते हैं कि हम एनालाइज करके डमी लगाते हैं। इज देयर अ प्रॉब्लम? देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इस कि ये 20 दिन की एक्टिविटी है और ये 10 दिन की है। आपका जो स्लैक है वो सी के पास है, बी के पास नहीं है। तो आपको करना किस तरह से चाहिए? आपको कुछ इस तरह से करना चाहिए कि आप ई यूं बनाएं और डमी की डायरेक्शन यूं रखें, क्योंकि 10 का स्लैक रिप्रेजेंट कर रही है ये। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस? कैन यू रेज हैंड्स एंड गिव मी फीडबैक प्लीज? नॉट क्लियर? सर देखिए ये 20 दिन की एक्टिविटी है और ये है 10 दिन की। तो आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं। मेरे हाथों की डायरेक्शन देखें, इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसको तो नहीं हिला सकते, क्योंकि इसको जैसे ही आपने हिलाया ई हिल जाएगा। In other words, आप ये जो टास्क है ये 20 दिन में भी कर सकते हैं? नहीं, नॉट एट ऑल। करना 10 दिनों में ही है, 10वें दिन शुरू कर सकते हैं। दोनों में फर्क बात है। आप 10 दिन के टास्क जो आपने बात की उसमें आपने क्या कर दिया, आपने ये चीज चेंज की, ये तो नहीं चेंज हो रही, ये तो 10 ही है। हाँ, ये तो 10 ही है। हाँ, कोई भी 10। लास्ट वाले, बीच वाले, कोई भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट क्लियर? प्लीज रेज हैंड्स। वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर नॉट क्लियर, यू आर गॉन विद द विंड। ओके ओके, क्लियर? राइट। सर उसमें ये assumption है कि तीनों पैरेलल में चलते हैं। कौन सी? अभी हमने ऐसी ना कोई assumption ली है ना लिया। ठीक है, प्रीडिसेसर नहीं है तो हो सकता है ना। अगर प्रीडिसेसर नहीं है तो मैं आपको 2-3 केसेस कराऊंगा ना, हर केस एक्सप्लोर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, अभी इसका ई कितने दिन की है जी? 10 दिन। अगली है एक्टिविटी डी जो है, सॉरी एफ है, सॉरी, वो कितने दिन की है? 14। एफ 14 दिन की है। तो मैंने कोई रूल तो नहीं वायलेट किया? देखिए फर्स्ट वाला वायलेट हुआ। सर अभी नोट आगे आएगी, अगर आएगी ना, अभी तो नहीं आई, क्योंकि बी और सी इसके प्रेडिसेसर हैं और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपको बी और सी दोनों मिल रहे हैं। आगे चलता हूं। जी इज 4 डेज। मैंने कोई रूल वायलेट किया? नहीं।
आगे चलते हैं, एक्टिविटी एच 11 दिन की है, जी 4 दिन की है, एच जो है 11 दिन का, सी से कर रहा। ओके, ठीक है जी। अब हमें एक चीज तो यहां बड़ी अच्छी मजे की और पता लगी। अब जरा देखिएगा प्लीज, लुक एट दिस। अगर मैं इस डमी की डायरेक्शन उल्टी रखता, अगर मैं इस डमी की डायरेक्शन उल्टी रख ही देता, तो इसका मतलब होता है कि एक्टिविटी एच बी और सी दोनों पे डिपेंडेंट है, जबकि ऐसा नहीं है। एक्टिविटी एच खाली सी पे डिपेंडेंट है। इज एवरीबडी ऑन बोर्ड? सो इसलिए दिस इज एन अफर्मेशन टू द प्रीवियसली मेड डिसीजन के एरो ऊपर की तरफ है, इसका मतलब है वो ठीक है। ओके जवाब? ओके। अगली है एक्टिविटी आई, जो जी और एच दोनों पे डिपेंडेंट है। जी मैंने कोई रूल वायलेट तो नहीं कर दिया? ये अलग जगह से स्टार्ट हो रही है, अलग जगह से स्टार्ट हो रही है। रूल नंबर 1 तो नहीं वायलेट हुआ, रूल नंबर 2 भी नहीं अभी वायलेट हुआ। अभी देखते हैं रूल नंबर 1 कोई वायलेशन। आखिरी है एक्टिविटी जे, जो कि 8 दिन की है और किस पे डिपेंडेंट है? डी और ई पे। ठीक है जी, कोई मसला? कोई मसला? ये आपकी पर्ट चार्ट डायग्राम है। ओके, इज एवरीबडी क्लियर? ओके, पर्ट के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान आता। नुकसान पे बाद में आऊंगा, पहले फायदे बताता हूं। पहली बात तो पर्ट सबसे पहली चीज जिसमें मदद करता है, आप पहले नोट डाउन कर लें सारे। आई होप एवरीबडी इज नोटेड नाउ। ओके ओके, पर्ट का सबसे पहला फायदा क्या है? पर्ट आपको इमीडिएटली बताता है कि किस चीज का प्रेडिसेसर क्या। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पर्ट आपको क्या बताता है? कुछ आपको डमीज दिखाने में मदद करता है। इन अदर वर्ड्स, कुछ जगह पे आपको डिफरेंट स्लैक्स दिखाता। पर्ट का एक और फायदा क्या है? छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ये आपको पूरे का पूरा पाथ्स बता देता। देखें, जैसे आपको पता लगा मेरे प्रोजेक्ट में एक पाथ है ADJ, एक है BEJ, एक है BF, एक है BGI, एक है CHI, एक है CF भी तो है, CF भी तो एक पाथ है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बताएगा आपको ये। तो समिंग बैक, एक तो प्रेडेसेसर इमीडिएट क्या है और सक्सेसर्स क्या है ये पता लगते हैं, पाथ्स का पता लगता। ठीक है, लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में क्या होगा? लार्ज स्केल प्रोजेक्ट में ये तो बताएगा हर एक्टिविटी का प्रेडेसेसर और सक्सेसर क्या है, लेकिन पाथ्स आइडेंटिफिकेशन बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। मसलन अगर किसी प्रोजेक्ट के अंदर 1500 2000 एक्टिविटीज हो, मुश्किल हो जाएगा पाथ्स आइडेंटिफाई करना। यही इसका सबसे बड़ी वीकनेस है। इसका एक और फायदा क्या है? बहुत ही अच्छा फायदा, पर्ट बनाए बगैर आप बहुत सी आगे चीजें नहीं बना सकते, जैसे गैंट, अभी जो मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। गैंट चार्ट जो होता है वो नहीं आप बना सकते। ये बहुत ही क्लासिकल एग्जांपल है और आपको हर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मेरेडिथ की बुक के अंदर भी है, लेकिन कोशिश करें कि आप इस लेक्चर में ही समझें इसको। अगली जरूरी चीज जो आपने इसमें याद रखनी है, मैंने आपको कुछ फायदे बताए, कुछ नुकसान बताए। पर्ट के नुकसान तो नहीं है, वीकनेस है, नुकसान नहीं है, देयर इज अ वीकनेस। अगली चीज जो मैं आपको बताऊंगा वो है गैंट चार्ट, लेकिन इस पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज जो है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये आपने बहुत सुना होगा, क्रिटिकल पाथ। व्हाट इज अ क्रिटिकल पाथ? जो नहीं, बिल्कुल वो क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ इज longest. Critical path is the longest path on your network diagram
इन दिस पर्टिकुलर केस पर्ट को देखते ही आप बता सकते हैं कि क्रिटिकल पाथ क्या है आपका. व्हाट इज योर क्रिटिकल पाथ है? ADJ, करेक्ट. ADJ इज योर क्रिटिकल पाथ. लेकिन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए आप क्रिटिकल पाथ ऐसे देख के नहीं बता सकेंगे. ये तो छोटा सा था, मुन्ना सा प्रोजेक्ट था, तो आपने इसको फौरन देख के बता दिया जी. नहीं, आप ड्यूरेशंस कैलकुलेट करें. दिस इज 43 इन टोटल, एंड दैट्स द लॉन्गेस्ट. ओके, ऑल ऑन बोर्ड? एनी कंफ्यूजन्स, प्रॉब्लम्स? स्पीड ठीक है, ज़्यादा तेज तो नहीं? एडवांटेज एक तो आगे बहुत मदद करेगा, इमीडिएट प्रेडेसेसर और सक्सेसर बताएगा. आगे जब हम जाएंगे ना तो आप बहुत से काम इसके बगैर कर ही नहीं सकेंगे, देखिएगा. अब मैं आपको गैंट चार्ट बनाने लगा और मजे की कुछ आपको बात बताऊं. जब आप प्रैक्टिकली ये काम करेंगे, MS प्रोजेक्ट को यूज करते हो, MS प्रोजेक्ट आपको ये बना के देगा, लेकिन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टिल द टाइम यू डोंट नो हाउ दिस इज बीइंग मेड. पहले मैं आपको गैंट चार्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको रिसोर्स लोडिंग एंड लेवलिंग पढ़ाऊंगा. अगर आपको एक्टिविटी ऑन एज नहीं आता तो आप कभी भी रिसोर्स लोडिंग और लेवलिंग कर ही नहीं सकते, चाहे आप MS प्रोजेक्ट छोड़ MS प्रोजेक्ट रेज़ टू पावर 19 यूज कर लें, कोई भी यूज कर लें. You cannot do resource loading and labeling. So this is a mandatory thing for project managers. ये ज़रूरी है, करना सीखना ज़रूरी है. गैंट चार्ट के ऊपर आऊँगा और गैंट चार्ट के बारे में और PERT के बारे में एक और बात बताता चलूँ कि लोगों को ये नहीं बनाने आता. They don't know how to make this. और गैंट चार्ट तो बिल्कुल ही नहीं बनाना आता. मैं आपकी मुश्किल आसान करने जा रहा हूँ, ज़रा साथ रहिएगा. गैंट चार्ट के X एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम है और Y एक्सिस के ऊपर हैं एक्टिविटीज या टास्क्स इन नो पर्टिकुलर सीक्वेंस. एक्टिविटीज या टास्क्स इन नो पर्टिकुलर सीक्वेंस. मतलब क्या है इस बात का? मतलब ये है, इधर देखिएगा, कि अगर मैं एक्टिविटी A को यहां बनाऊं या मैं एक्टिविटी A को यहां बनाऊं तो इट मेक्स हेल ऑफ डिफरेंस बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर. बट कॉन्ट्ररी टू दैट, अगर मैं एक्टिविटी A को यहां बनाऊं या यहां लिख दूं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. इज दिस क्लियर? अब मैं गैंट चार्ट बनाने जा रहा हूं जी. मैं ये कह रहा हूं, फर्स्ट करें दिस इज एन एक्टिविटी, आई पुट दिस एक्टिविटी हेयर और हेयर, इट मेक्स अ डिफरेंस. आपने एक्टिविटी को टाइम में आगे मूव कर दिया. लेकिन अगर एक्टिविटी को यूं लिखूं या यूं लिखूं, इट डजंट मेक अ डिफरेंस. मैं गैंट चार्ट बनाने जा रहा हूं इसका, इस एग्जांपल का. गैंट चार्ट का रूल ये है कि जब भी आप यहां पे एक्टिविटी पेस्ट करेंगे, जहां से वो स्टार्ट हो रही है और जहां एंड हो रही है, वहां पे डॉटेड लाइंस लगाएंगे, जैसे मैं करने जा रहा हूं. एक्टिविटी A 20 दिन की है, तो मैंने सबसे पहले एक्टिविटी A को डाला 20 दिन की और मैंने डॉटेड लाइन लगा दी. ठीक है जी. इसी तरह एक्टिविटी B जो है वो भी 20 दिन की थी, तो डॉटेड लाइन पहले ही है तो मुझे डालने की जरूरत नहीं है. एक्टिविटी C पे आ जाइए. एक्टिविटी C 10 दिन की है. ठीक है जी. A, B और C बन गई. एक्टिविटी D बना रहा हूं. एक्टिविटी D A के बाद होगी, तो मैं इसको यहां से नहीं शुरू कर सकता, मुझे इसको यहां से शुरू करना कि D जब खत्म. हाँ, अलबत्ता मैं इसको यहां बनाऊं या यहां बना लूं, कोई फर्क नहीं है. मैं इसको यहां बना रहा हूं. एक्टिविटी D कितने दिन की है, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 35. ठीक है जी. क्लियर? आई होप क्लियर आपको. सर ये D तो आपने थोड़ा नीचे करके बनाया, इसको कहीं भी बना सकते हैं. हाँ, ऊपर नीचे आप कहीं पे भी बना ले, डजंट मेक अ डिफरेंस. एक्टिविटी E 10 दिन की है और B और C के बाद होगी, तो मैं यहां से बना सकता हूं इसको? नहीं बना सकता. जब B खत्म होगा तो एक्टिविटी
कितने दिन की है? एक्टिविटी ई 10 दिन की है। ऑल ओके? कंफ्यूजन्स? एक्टिविटी एफ 14 दिन की है और बी और सी के बाद। दुरुस्त? ओके। एक्टिविटी जी 4 दिन की है और बी और सी के बाद। ओके, ऑल ऑन बोर्ड? मेरे साथ है सब? आप सब? ओके सर, आप? एक्टिविटी एच 11 दिन की है और सी के बाद है, तो मैं इसको यहां से बना सकता हूं, और 11 दिन की है तो मैं इसको यहां तक बना लेता हूं, और यहां क्या लिखूंगा मैं? 21। 10 जमा 11 21। मैं थोड़ा सा इसको अगर नीट कर दूं तो जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक है जी? सर ये एक जो है ये सी के बाद है और ए और बी इसके पैरेलल चल रहा है, मतलब हाफ ऑफ द टाइम ये जो। ठीक है, सो चलने ना। ओह यस, ओके, नो प्रॉब्लम्स। एक्टिविटी आई 18 दिन की है और जी और एच के बाद हो रही है। जी यहाँ खत्म हो रहा है और एच यहाँ खत्म हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको शुरू कर रहा हूँ। और 24 जमा 18 कितने हो गए? 24 जमा 18 कितने हो गए? 42। ग्रेट, 42। आखिरी रह गए जी। एक्टिविटी जे 8 दिन की है और डी और ई बात शुरू हो रही है। डी और ई के बाद शुरू हो रही है, तो जरा डी और ई के बाद 8 डालें, 43 आ गया। दुरुस्त? किसी को मसला? बहुत सिंपल जी, करेक्ट। क्या आप गैंट का एक सबसे ज़बरदस्त लुत्फ ले सकते हैं, वो ये कि गैंट से आपको इमीडिएटली एक चीज़ तो पता लगती है कि कौन सी एक्टिविटी किस दिन शुरू हो रही है और कब ख़त्म हो रही है। पर्ट से हमें ये नहीं पता लगता। सही कह रहा हूँ ना? दूसरा, गैंट में आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन फ़ौरन पता लग गई। ये देखें 43 डेज इमीडिएटली। क्रिटिकल पाथ मेथड आपको रिलेटिवली बहुत विजिबली दिखाई देता है। पहले जब कुछ लोग देख रहे थे तो काउंट कर रहे थे, यहाँ आपको बड़े आराम से क्लियर हो रहा है क्रिटिकल पाथ। देखें सबसे लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है जी? किसी को कोई शक, कोई प्रॉब्लम? इसमें जो आपने भी कहा था कि वो प्रॉब्लम क्या होता है? वो तो जब आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको 1-2 टेस्ट देता हूँ, देखते हैं वो आप सही बनाएंगे या नहीं। ठीक है? ये गैंट है। इसमें एक चीज और फायदा दिखाई देगी। आप कहेंगे सर बाकी तो सब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो एक मासूम सी यहाँ पे थी 10 दिन की, ये इधर कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये देखिए, गैंट का एक और बहुत बड़ा फायदा है, और वो फायदा अब मैं बताने जा रहा हूं, उसको गौर से सुनिएगा। पर्ट आपको स्लैक्स दिखाता है कुछ कुछ, सारे नहीं। गैंट आपको और भी स्लैक्स दिखाएगा। जरा शुरू से देखते हैं, क्या ए के पास कोई स्लैक है आपके ख्याल से? नो। बी के पास स्लैक है? आप यहां पे देखें, बी के बाद एफ है, एफ फौरन शुरू हो रहा है, बी के पास कोई स्लैक नहीं है। क्या सी के पास स्लैक है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एच फौरन शुरू हो रहा है।
तो वहाँ जो चीज़ दिखाई दे रही थी वो एक फॉल्स समझता, यहाँ एक्यूरेट है। सर अगर रिसोर्स डिफरेंट है, अभी रिसोर्स के हवाले से भी बात करता हूँ, ठीक है। एक्टिविटी डी, नहीं, अगर रिसोर्स डिफरेंट है या नहीं है, अगर एज सी पे डिपेंडेंट है तो आप कभी भी सी को आगे नहीं कर सकते, चाहे एक ही रिसोर्स हो रहा है या डिफरेंट रिसोर्स। मैं कह रहा हूँ एक काम मैं कर रहा हूँ, एक काम आप करें, आपका काम मेरे पे डिपेंडेंट है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि मैं 2 दिन एक्स्ट्रा बैठ जाऊँ। समझ रहे हैं आप बात मेरी? एक्टिविटी डी के पास कोई स्लैक है? नहीं। एक्टिविटी ई के पास स्लैक है, ई खाली ई पे जे डिपेंडेंट है, तो डी के पास ये स्लैक अवेलेबल है यहाँ तक, क्योंकि इससे अगर आगे करेंगे तो जे हिल जाएगा। डी के ऊपर कोई स्लैक नहीं है जी। वो नेक्स्ट पे ही खत्म हो गई। हाँ जी, ठीक है। एक्टिविटी एफ को देखें, एफ के आगे कोई डिपेंडेंट नहीं है, स्लैक ही स्लैक है। एक्टिविटी जी को देखिए, जी के आगे फौरन आई डिपेंडेंट है, कोई स्लैक नहीं है। एक्टिविटी एच को देखते हैं, एच के आगे आई डिपेंडेंट है, ये स्लैक है। एक्टिविटी जे के पास कोई स्लैक नहीं है। एक्टिविटी आई के पास स्लैक ही स्लैक है। तो इससे हमें क्या पता लगा? गैंट चार्ट आपको स्लैक्स के बारे में या गैप्स के बारे में पर्ट से बहुत बेहतर इंफॉर्मेशन देता है। और गैंट का एक और फायदा जो पर्ट का भी था, पर्ट के बगैर आप गैंट को नहीं बना सकते थे जैसे, तो गैंट के बगैर आप रिसोर्स लोडिंग और लेवलिंग नहीं कर सकते। क्लियर जी? ऑल ऑन बोर्ड, एवरीबडी इज क्लियर? प्रॉपर डायग्राम है सर, अगर उसको देख के समझने में आसानी होगी। इससे प्रॉपर क्या होगी? इतनी प्यारी बनी हुई है। नहीं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डायग्राम्स रियली। वो तो आपको बहुत सी जगहों पे बहुत सी मिलेंगी, मैं जो आप अपलोड करूँगा उसमें भी है, लेकिन MS प्रोजेक्ट में खुद ही आपको बनाता जाता है वो डायग्राम। ठीक है जी, ओके। अब ज़रा एक काम करते हैं छोटा सा, अब ये देखते हैं कि आप लोग ठीक काम सीख गए हैं या नहीं। तो मैं करता हूँ, जी इसको ज़रा बनाइएगा। ये छोटा सा एक स्केड्यूल मैंने आपको दिया है, इससे छोटा तो हो नहीं सकता। ज़रा इसका पर्ट चार्ट बनाइए। ज़रा बनाइएगा पर्ट चार्ट। मेरे ख्याल से शायद जी बनाइए। और एरो हेड्स डालिए। जी, और किन्होंने बना ली? नो, रॉन्ग। आप बना सकते हैं जीशान, जरा जाके उस कॉर्नर में बनाइएगा, लेफ्ट
टॉप कॉर्नर पे। और जी किसी ने दिखाना? नो। यप्स। मुझे काफ़ी कंफ्यूजिंग नहीं है, इसको देखिए अभी, ठीक है? तो लेकिन इसको इसमें ना समझ जाओ प्रॉब्लम 100% होना चाहिए आपका। यप्स, दैट्स ओके। दिखाइएगा। नोप्स, आपको तो ठीक बनाना चाहिए ना, गलत। जी ये ठीक पार्ट इन्होंने बनाया इसका, तो अब आपको पता लग गया होगा कि लोग गलती क्या करते हैं, ठीक है? You need to practice this, okay? Many people will say कि they are champions, but they will not be able to do very well. इसका गैंट चार्ट बहुत ही सिंपल है, ये देखिएगा। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा गैंट चार्ट है। नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम्स, नो हैसल्स, ठीक है? इसमें स्टार्ट और एंड कैसे डिफाइन होता है कि क्या मतलब? दैट इज द एंड नहीं ऊपर से डिराइव करना, क्योंकि उसके आगे बिकॉज जब आपके पास फर्दर टास्क ख़त्म हो गए हैं तो जो टास्क ऐसे रह गए हैं जिनका नोड एंड में कहीं नहीं जा रहा वो एंड में चले जाएंगे। जैसे मैंने अभी पिछली वाली एक्सरसाइज जब की है उसमें 3 टास्क रह गए थे, याद है, जिनको एंड में नहीं डाला था, उसके बाद मज़ीद नहीं रह गए, तो जो बच गए हैं उनको आप एंड में डाल दें। वेरी सिंपल। ओके, आपने सही किया। नहीं सुहेल? सर लेकिन उसमें भी तो डमी फिट डालने चाहिए, इसमें भी किस में? जो आपने लास्ट में क्यों वो कह रहे हैं क्यों क्यों वाई ज़बरदस्ती क्यों डमी डालनी है? डमी आपने तब डालनी है जब रूल नंबर 1 वायलेट होगा। रूल नंबर 1 वायलेट ही नहीं हुआ था तो आपने ज़बरदस्ती डमी क्यों डालनी है? ये भी तीनों एंड में हाँ, लेकिन अगर आप बी और ए को डायरेक्टली एंड में ले जाएंगे तो 2 नोड्स के बीच में 3 एजेस हो गए ना, दिस इज नॉट करेक्ट। स्लैक नहीं शो होगा ना फिर आपका। ओके अब जरा एक काम करते हैं, सपोज कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर 2 रिसोर्सेज थी। एक रिसोर्स है अली और एक रिसोर्स है वकास। और मैं कहता हूं कि ये जो एक छोटा सा मिनी सा प्रोजेक्ट है इसमें 10% अली ए को करेगा और 90% वकास करेगा। इधर 50-50% की डिस्ट्रीब्यूशन है और इसको हम कहते हैं 20 और 80 की डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है? प्लीज पे 1 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट अटेंशन हेयर। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्टिविटी बी का पहला 50% अली करेगा और अगला 50 वकास करेगा ना। इसका मतलब ये है कि जब तक की एक्टिविटी चलेगी 10 दिन तो रोज एक्टिविटी पे जितना टाइम लगेगा उस टाइम का 50% अली करेगा और 50% वकास करेगा। ये बात क्लियर करिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गलती है जो आप कमिट करेंगे। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, इस 50-50 का या इस 90 और 10 का मतलब ये नहीं है कि एक्टिविटी ए को अली 10% शुरू में करेगा फिर ख़त्म कर देगा फिर वकास 90% बाद में करेगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर ये एक्टिविटी 10 दिन चल रही है तो 10 के 10 दिन अली 10% टाइम जो एक्टिविटी का है उसमें से अली देगा और 90% जो एक्टिविटी पर टाइम लगेगा वो वकास देगा। डेली का है? डेली का, डेली वो 90% काम करेगा डेली ऑन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। सर देखिए, लेट्स सपोज अगर हम 10 वर्किंग डेज डिफाइन कर रहे हैं, मींस 80 वर्किंग आवर्स होंगे, ठीक है, उसमें से 40 वर्किंग आवर्स अली कर रहा होगा। हाँ, लेकिन वो 40 वर्किंग आवर्स जो अली कर रहा है दे आर स्ट्रेच्ड अपॉन 10 days, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अक्रॉस 10 days, नॉट बीइंग डन फर्स्ट। समझ आ गई आपको बात? हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट दिस? प्लीज यू नीड टू गिव मी फीडबैक
नॉट क्लियर? थोड़ा सा फीडबैक दीजिए मुझे दोबारा से. सो फार ओके ग्रेट, थैंक यू. ओके ये जो टाइम स्लैप आ रहा है दोनों में एफर्ट का, उसको कैसे अभी वो तो अभी आगे जाके करेंगे. ये तो जब आपने सवाल पूछा जब हम MS प्रोजेक्ट पे जाएंगे तब की बात है. अभी तो हम बड़ा, अब जो नेक्स्ट काम हम करने लगे हैं वो है रिसोर्स लोडिंग. जी आप कह रहे हैं PERT डायग्राम के बगैर गैंट नहीं बनाया जा सकता, लेकिन गैंट चार्ट से डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता, उससे ज़्यादा फिर नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये तो छोटा सा प्रोजेक्ट है ना, इसलिए आप एक्टिविटीज़ को देखते हुए बना रहे हैं. ठीक है, आपने स्केड्यूल को देख के छोटा बना लिया, लेकिन जब 1000 एक्टिविटीज़ होंगी ना तो आपको इमीडिएटली सक्सेसर और प्रेडेसेसर्स को देखना पड़ेगा. वहाँ आपको PERT की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, PERT को भी बनाते हुए तो उतनी ही तो एफर्ट होगी जितनी आप अभी कह रहे हैं गैंट को बनाते हुए होगी. हाँ लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन अगर एक मीडियम साइज़ में आपको प्रोजेक्ट दे देता हूँ तो आपको अदरवाइज़ भी PERT की जो ज़रूरत है वो आगे जाके CS, ES, EF इन सब चीज़ों में पड़ती है. PERT बनाना पड़ेगा. प्रेडिसेसर्स आपने बनाए हुए थे तो आपने पहले स्केड्यूलिंग में बनाए हुए थे, तो वो पहले लिखे हुए थे, उसकी बेसिस पे आपने PERT बनाया था, तो PERT से फिर कैसे पता चलता है? वो तो पहले से पता. हाँ लेकिन क्योंकि पिक्टोरियल पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स वाला चक्कर ना, कि इफ़ आई गिव यू 1000 एक्टिविटी लिस्ट और मैं आपको बताऊं कि एक्टिविटी नंबर 999 जो है वो अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है, तो आप उस लिस्ट में यूं करते रहेंगे. करेक्ट? मैं डायग्राम में भी यूं नहीं, लेकिन जब PERT है वो तो MS प्रोजेक्ट में PERT आपको फ़ौरन बना के देगा ना. वो यहाँ तो हमने आपको समझाया इसलिए है PERT बनाना, क्योंकि तो आपको PERT पढ़ना तो आए ना कम से कम आपको. आप मेरी बात समझ रहे हैं? ओके अच्छा, अब ज़रा मैं रिसोर्स लोडिंग करने लग रहा हूँ. रिसोर्स लोडिंग क्या है? रिसोर्स लोडिंग करने के लिए मैंने 2 ग्राफ्स बनाए, क्योंकि मेरी 2 रिसोर्सेज हैं, एक अली और एक वकास हैं, इसलिए मेरे 2 बनेंगे. अगर मेरी 10 रिसोर्सेज होती तो मेरे 10 ग्राफ्स बनते. मैंने इन ग्राफ्स के कंपार्टमेंट्स उतने ही बनाए जितने यहाँ पे कंपार्टमेंट्स हैं. यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट्स बन रहे हैं, देख रहे हैं आप? यहाँ पे गैंट में 2 कंपार्टमेंट्स बने हैं, तो वहाँ पे भी मैंने 2 कंपार्टमेंट्स बनाए हैं. 10, 20, 10, 20. ओके, अब मुझे इस जगह में रिसोर्स लोड बताना है कितना. किसका? अली का. अली इन तीनों एक्टिविटीज में काम कर रहा है, पहले 10 दिन कर रहा है. इसका मतलब है उसका लोड कितना? 80% लोड है उसका. अली का लोड पहले 10 दिन में 80% है. नॉट क्लियर? देखिए, पहले 10 दिन की बात हो रही है. पहले 10 दिन में तीनों एक्टिविटीज चल रही हैं, A, B और C. अली इन तीनों में काम कर रहा है. कितना कितना लोड अपना डाल रहा है? 10, 50 और 20. तो मैंने उसको सम अप कर दिया. ऑल ऑन बोर्ड एवरीबडी? क्वेश्चन पूछे. ऐड इसलिए किया क्योंकि F अली इन तीनों पे काम कर रहा ना, तो इस पे जो मेहनत है प्लस इस पे जो मेहनत है प्लस इस पे जो मेहनत है, तीनों का लोड, इससे जो लोड है तीनों का लोड उसके ऊपर आ रहा ना इन 10 दिन पे. कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो रही है? परसेंटेज की वजह से. क्यों परसेंटेज की वजह से? हम परसेंटेज लोड ही तो कैलकुलेट कर रहे हैं. ठीक है, क्या प्रॉब्लम है? आप अभी आवर्स के ऊपर मत जाएं. डोंट फोकस एट आवर्स. एक मिनट, मैं आपके सवाल लेता हूँ. जी आप क्या कह रहे हैं? ये तो अगर इसकी जगह हम 9 और 1 लिख दें तो ठीक है. तो फिर आप कह रहे हैं कि आपने, अगर आप 9, 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप परसेंटेज लोड को परसेंटेज की जगह रेशो में कर रहे हैं. एक ही बात है. डजंट मेक अ डिफरेंस. अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये केजी है तो लोड आप केजी में लिख रहे हैं. ठीक है, मैंने परसेंटेज दी है तो परसेंटेज है. आपका क्या क्वेश्चन था जी? हाँ, तो जाहिर सी बात है, अगर आपको एक एक्टिविटी 2 मिनट के लिए अपना सवाल होल्ड कर लें. अभी आपका सवाल का 150 क्यों बनता?
इस पे ज़रा अभी बात, यही नुक्ता हम डिस्कस करने वाले हैं। अली का इस कंपार्टमेंट में सिर्फ एक एक्टिविटी पे काम है, वो है सी, और सी पे वो काम दे रहा है 20%। तो अली का वर्कलोड ये है, ये अली का रिसोर्स लोड ग्राफ है। क्यों? तो देखें फर्स्ट फिर ये तो 10 इनिशियल डेज और 10 नेक्स्ट डेज, तो इसकी 10% नहीं आना चाहिए इनिशियल आपने लिखा है ये वाला इस तरफ लेफ्ट साइड पे आपने 20% लिखा है। क्यों? देखें 10% तो ऑलरेडी हम 80 के अंदर ऐड नहीं कर चुके। नहीं, ये आपको अभी मैंने 2 मिनट पहले ये बात बताई है। 20% का मतलब है कि सी पे पहले दिन से लेके एंड तक वो 20% करेगा काम, डेली 20%। तो 20% आएगा ना, यहाँ अपीयर होगा। अभी तो मैंने ये चीज़ बताई है, आप फिर उसको कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं ये बात कह रहा हूँ कि फिर ऊपर 70% होना चाहिए, इसलिए कि क्यों? 10 डेज तो उसके अंदर ऐड अप नहीं हो रहे। नहीं, यही तो आप वही गलती कर रहे हैं जिसके ऊपर मैंने आपको वार्न किया। यू डूइंग द सेम थिंग। पहले 10 दिन में अली 3 एक्टिविटीज़ पे काम कर रहा है, इसमें उसका वर्कलोड है 10%, इसमें 50% जमा 60 हो गया, इसमें 20%, 80%। नहीं, उनका कंफ्यूजन पॉइंट वही है, ड्यूरेशंस वाला जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आपको मेरे इसीलिए मैंने एक बात कही कि अगर मैं कहता हूँ एक्टिविटी ए है और उसके ऊपर एक रिसोर्स 10% काम कर रही है, इसका मतलब है सिर्फ इतनी बात याद रखें कि वो शुरू से एंड तक 10% काम कर रही है उसमें। बस इस चीज़ को आपने पुख्ता कर लेना। ठीक है, वकास की तरफ रुजू करते हैं। पहले कंपार्टमेंट में वकास काम कर रहा है ए बी सी तीनों पे, तो इसका लोड कितना हो गया? 220%। और सेकंड कंपार्टमेंट में सी के ऊपर काम कर रहा है, तो उसका लोड कितना है? 80%। ये वकास का रिसोर्स लोड ग्राफ है। अब जरा मजीद चेक करिए, ये है आपका 100%, ये है आपका 100%। 100% का मुराद क्या है? 100% का मुराद है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सुबह 9 बजे से लेके शाम 6 बजे तक काम करना होता है विद 1 आवर लंच ब्रेक, तो कितने आवर्स हो गए टोटल? 8 मीन्स 100% मीन्स हाउ मेनी आवर्स? 8 आवर्स। 100 मीन्स 8 आवर्स। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे छुट्टी होती है, तो फिर कितने वर्क आवर्स हो गए? 7। ठीक है, 7। तो 100% इज 7। हम अज्यूम कर लेते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम होता है, मीन्स 1 आवर्स की लंच ब्रेक, तो 8 घंटे काम करना। तो हो क्या रहा है कि बेचारा वकास जो है वो पहले 10 दिन तो 8 घंटे छोड़ 16 घंटे 17 18 19 घंटे काम कर रहा पहले 10 दिन। ये प्रॉब्लम एरिया है आपका। और अगले 10 दिन में यहाँ वो रिलैक्स्ड है। इधर देखिए, अली इधर तो चाय शाय पीता रहा, फारिग है वो, 2 घंटे फारिग है वो तकरीबन, चाय शाय पीता रहा। इधर उसने काना फूसियाँ भी शुरू कर दी, पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी, बिल्कुल फारिग है वो। दिस इज बैड। वाई दिस इज बैड? रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही नहीं है। ये हमारी पूरी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन सही ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी रिसोर्स एक तो गलत बैठी है, गलत तरीके से काम करी है, दूसरा इधर आप एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं जबकि आपकी बहुत सी रिसोर्स फारिग बैठी हुई है। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि काम अच्छे तरीके से हो नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है कि हम करना नहीं चाह रहे उसको। रिसोर्स लोडिंग के बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है वो है रिसोर्स लेवलिंग का। रिसोर्स लेवलिंग क्या कहता है? ये 2 काम आपको करने को कहता है। पहला काम ये आपको करने को कहता है कि रिसोर्स की ऑप्टिमाइजेशन करो, और दूसरा
इसकी लेवलिंग करो, रिसोर्स की लेवलिंग करो। क्यों? क्योंकि इन दोनों कामों से रिसोर्स में बेहतरी आएगी और कॉस्ट कम होगी। अब जरा लेवलिंग से मुराद क्या है? ऑप्टिमाइजेशन से तो मुराद क्या है? बेहतरी, बेहतरी, मोर इफेक्टिवनेस, मोर एफिशिएंसी। ये भी कैसे करता है मैं बताता हूं। आपका वो क्वेश्चन आंसर हो गया ना 150 वाला। अगला है रिसोर्स लेवलिंग। लेवलिंग से मुराद क्या है? जरा इधर देखिएगा। ये है जनाब शमसा कंवल जो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, उनको मैं यूं काम करा रहा हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये 100% है। इधर मैंने उनसे बहुत काम कराया, फिर मैंने उनसे बिल्कुल काम नहीं कराया, फिर कराया, फिर कराया। मोर ओवर शमसा रोज जब बैठती हैं तो 100% से ऊपर जब काम करती हैं, ऑफिस आवर्स के बाद जब काम करती हैं, तो वो पर आवर मुझसे अलाउंस लेती हैं अपना अलग से। विच मीन्स कि मैं पुअर रिसोर्स मैनेजमेंट की वजह से इन जगहों पे एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहा हूं ना, और यहां पे बहुत सा टाइम लूज कर रहा हूं। लेवलिंग कहती है लेवल करो, द ग्राफ शुड बी एज क्लोज टू 100% एज पॉसिबल एंड लेवल्ड। 100% तो नहीं आप अचीव कर सकेंगे, लेकिन लेवल्ड, यूं नहीं, लेवल्ड, सीधा। ओके, ऑल ऑन बोर्ड। अब जरा हम देखते हैं कि हम इसकी लेवलिंग किस तरह से करेंगे। अब आप लेवलिंग किस तरह से करेंगे कि आप अपने गैंट चार्ट में जाएंगे और कहेंगे यार ये वकास के ऊपर थोड़ा सा तो जुल्म से तुम कम करें ना जरा। तो अगर हम एक्टिविटी बी को इधर मूव कर दें, इधर की जगह इधर कर दें, तो 50% लोड यहां पे इसका चला जाएगा और इसका भी 50% लोड यहां चला जाएगा। मैं सही कह रहा हूं ना? तो उसने जो रात को बेचारे ने 3 बजे जाना है, तो चलो 2 दिन वो 8 बजे चला जाए, वो ज्यादा बेहतर नहीं है? ठीक है। और आपके वर्कास रिड्यूस हो गए, जिसकी वजह से आपको वकास को कम पैसे देने पड़ रहे हैं एज कंपेयर टू जितने पहले देने पड़ रहा था। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, लेवलिंग के लिए आपको गैंट चार्ट की जरूरत है और आपको स्लैक्स के बारे में पता होना चाहिए। लेवलिंग के लिए आपको गैंट चार्ट की जरूरत है और आपको स्लैक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मुझे ये बता सकते हैं इसमें लेवलिंग के कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं? कितने ऑप्शंस से इधर लेवलिंग की जा सकती है? 2 और कोई? जी, क्वेश्चन समझ आ गया सबको? मैंने कहा कितने डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिससे लेवलिंग मैं कर सकता हूं इधर? 2 100। ये देखिएगा, एक्टिविटी ए को यहां रखें, बी को यहां रखें। मेरे हाथ को अज्यूम करें बी है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। फिर ए को एक दिन आगे करें। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक दिन आगे। तो आप क्या कर रहे हैं? यू हैव 100 ऑप्शंस। तो अगर मैंने आपको पेपर में 10 से 15 एक्टिविटीज दे दी और मैंने आपको 2 की जगह 3 रिसोर्सेज दे दी और मैंने कहा इसको लेवल करें, तो आपको करना क्या है और आपको करना क्या चाहिए एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर? देखिए जी, प्रोजेक्ट मैनेजर हमारे मुल्क में नहीं होता, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर को मुफ्त का नहीं मिलता ना ये पैसा। उसने जहन लड़ाना। जहन किस चीज़ पे लड़ाना है? उसने रिसोर्स को ऑप्टिमाइज करना है। कब रिसोर्स ऑप्टिमाइज करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट में जाने से पहले ऑप्टिमाइजेशन करेगा। कॉन्ट्रैक्ट में तो अगर गलत स्केड्यूल चला गया तो कॉस्ट इधर हो गई। आप तो कॉस्ट को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो आपको रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन पहले करनी है ना कॉन्ट्रैक्ट से। और एक अनाड़ी प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छी रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर सकता, एक्सपीरियंस बंदा कर सकता
resource optimization. So management is not that subjective, it is very objective. Okay, it's a very objective thing, कोई इसमें subjectivity की बात नहीं. तो जब आपको मैं रिसोर्स लेवलिंग करने को कहूँगा पेपर में, तो आपने क्या करना है कि आपने गैंट चार्ट लोडिंग की हुई है, आपने लोडिंग करने के बाद आपने टेक्स्ट में इंडिकेट कर दिया कि ये मेरे प्रॉब्लम एरियाज हो, इनको मैंने सही करना. ठीक है, फिर आप रफ कॉपी में जाएंगे, रफ वर्क में जाएंगे. रफ वर्क में मेरा आपको मशवरा ये है कि पेंसिल यूज़ करते हुए गैंट चार्ट नया बनाएं और उस नए गैंट चार्ट के मुताबिक अपने रिसोर्स लोड ग्राफ्स नए बनाएं, देखने के लिए कि लोड कैसा शिफ्ट हुआ. फिर बनाते रहें जब तक आप एक ऑप्टिमाइज्ड ना कर लें. यू कैन यूज़ योर इंट्यूशन, इन अदर वर्ड्स आप अपनी दानिशवरी को इस्तेमाल करते हुए ऐसा भी हो सकता है कि इमीडिएटली हिट कर जाएं मोस्ट ऑप्टिमाइज सोल्यूशन को. लेकिन अगर आप दानिशवरी नहीं यूज़ कर सकते, फिर इस चीज़ के लिए भी आपको 100 दफ़ा ट्राई करना पड़ेगा. ठीक है, विच मीन्स कि मुझे आपने जब नीट में देना है कि सर हमने लेवलिंग की है, तो आप रिवाइज्ड गैंट देंगे मुझे कि सर ये मेरा नया गैंट है जिसमें मैंने एक्टिविटीज़ को स्लैक में इतना इतना मूव कराया. ठीक है, और मुझे उसके साथ रिसोर्स ग्राफ्स देंगे. लेकिन अगर आपने मुझे खाली रिसोर्स ग्राफ्स दिए और अगर आपने मुझे रिवाइज्ड गैंट ना दिया, तो फिर मैं फिगर आउट नहीं कर सकता कि आपने किस एक्टिविटी को शिफ्ट किया, और मैं आपका क्वेश्चन गलत कर दूंगा. समझ आए? I mean, so if you provide me the new these two and you don't give me the new this, I don't know what changes have you made, so I cannot check it. Okay? Okay? तो अभी मैंने आपको रिसोर्स लोडिंग और रिसोर्स लेवलिंग सिखाई. आपको कुछ कह रहा था आप? लेट्स सपोज हम ए के मिड से बी को स्टार्ट करते हैं जी. ए के मिड से लेट्स सपोज 5 से बी को स्टार्ट करते हैं. यहाँ से आगे अभी जरा लोड दिखाएंगे. तो कंपार्टमेंट ये हो गया ना, एक ये हो गया, 1 2 3 4 कंपार्टमेंट्स हो गए. पहले कंपार्टमेंट में ए और सी है, दूसरे में ए बी सी तीनों चल रही हैं, तीसरे में बी और सी चल रही है, फोर्थ में सी चल रही है. मसलन मैं आपको एक का बना के दिखा देता हूँ. ठीक है, मसलन अली का बनाते हैं. पहले में ए और सी है तो 30%, दूसरे में ए बी और सी है तो 80%, तीसरे में है बी और सी 70%, और चौथे में है खाली सी विच इज़ 20%. ये इसका लोड बना. तो हमने देखें आप क्या किया है कि अली के इस लोड को इधर शिफ्ट किया आपने एक्टिविटी आगे करने से. ठीक है, मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन ये होती है दोनों के बिल्कुल इक्वल हो जाए. oh that's never going to happen in reality. In reality that never happens. मसलन ये मेरा अगला पॉइंट है जो मैं बताने लगा. Do you always think that you will be able to level? No. In some cases it's inevitable. मसलन 10वें दिन पे प्रोडक्ट की डिलीवरी है ही है, आप लेवल नहीं कर सकते. 10वें दिन के बाद वकास ने कहा है कि जी मैंने रोज़ अपने भाई को लेके जाना है वाह फैक्ट्री, वहाँ उसकी वर्कशॉप हो रही है, तो मैं 2 घंटे जल्दी निकला करूँगा. आप लेवलिंग नहीं कर सकते, आप इधर लोड नहीं पुट इन कर सकते. ठीक है, ओके. सो देयर आर ह्यूमनॉइड कंस्ट्रेंट्स जिसकी वजह से आप नहीं कर सकते, और बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि आप कर ही नहीं सकेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो लेवलिंग, बहुत ही, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता. बाज़ स्टूडेंट्स करते ही हैं, लेवल करते हुए अली को देखे जा रहे हैं. अभी तो अली और वकास का ट्रेंड इक्वली एक जैसा है कि शुरू में ज़्यादा बाद में कम, लेकिन अक्सर ये होता है कि आपने अली को करा तो वकास का सत्यानाश हो गया, वकास को किया तो अली का सत्यानाश हो गया. सो यू नीड टू हैव अ बैलेंस बिटवीन बोथ. ओके ओके. सर इसके लिए कोई एल्गोरिथम इसके लिए आप MS प्रोजेक्ट को यूज़ करेंगे, लेकिन वो तो भी कंप्यूट करते हैं टास्क को सेकंड. नहीं, इसके लिए कोई एल्गोरिथम नहीं है. सर पेपर में तो MS प्रोजेक्ट यूज़ नहीं करेंगे? नहीं करेंगे.
पेपर में आप MS हैंड यूज करेंगे खाली, ठीक है? That's the only thing you're going to use and that's the only thing you're going to produce, okay? जी जी अभी आ रही है, ये देखें। अच्छा, इन टाइमिंग्स को क्या कहते हैं? इन 3 तरह के टाइम्स को कहते हैं बाउंड्री वैल्यू टाइम्स, ठीक है? और इस मेथड को कहते हैं 3 पॉइंट एस्टिमेट। ये अब आपने स्लाइड्स जो है ना खुद देखनी है, ये मैंने आप वैल्यू टाइम्स या बाउंड्री टाइम्स, ये सारी की सारी गैंट व्हाट डज गैंट स्टैंड फॉर? No, it's a name of a person. It doesn't stand for anything, okay? जिस तरह अगर मैंने कभी बना लिया कोई ज़बरदस्त चार्ट तो आज से 100 साल बाद कोई प्रोफेसर कहेगा अली चार्ट पढ़ा रहा है, उसी तरीके से गैंट चार्ट, ठीक है? सो इसका ज़रा पर्ट चार्ट बनाइएगा काइंडली, कम ऑन, ज़रा पर्ट नेटवर्क बनाइएगा इसका। आपके पास टोटल 5 मिनट है खाली ये बनाने के लिए, जस्ट 5 minutes to make this. Yes, you can make it in 5 minutes. नहीं, ड्यूरेशन तो आपके पास है यहाँ पे, मैंने आपको एस्टिमेटेड टाइम दिया हुआ डायरेक्टली, मैंने आपको 3 पॉइंट एस्टिमेट नहीं दिया, ये यूनिट्स ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है? ओके, ऑल अंडरस्टैंड? ये आपके रिसोर्स यूनिट्स हैं, इनको मत देखिए, ये आपकी डायरेक्ट ड्यूरेशन दी है 3 पॉइंट एस्टिमेट निकालने के बाद, ओके? कम ऑन, मेक द पर्ट। Ooh.